के लिए और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, अपनाई जाती हैं। और इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास करना। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण नीतियाँ सरकार के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य होता है, जिससे कि समाज के कल्याण में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे कि भारत में सामाजिक कल्याण नीतियों के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जो कि भारत के लिए, अपने भारतीय समाज के लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य करता रहता है। और खासकर कि ये उन लोगों के लिए कार्य करता है जो कि समाज में कमजोर वर्ग होते हैं या फिर सुविधाओं से वंचित होते हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1951 में भारत ने नियोजित विकास कार्य को शुरू किया था और इसके अंतर्गत ही सामाजिक कल्याण नीतियां आती हैं। और इनको लेकर संविधान में भी प्रावधान दिया गया है। संविधान में चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक कार्य बताए गए हैं, तत्व बताए गए हैं, और जिनका उद्देश्य होता है कि सरकार को प्रोत्साहन दे कि वो लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करें और एक कल्याणकारी राज्य बनकर उभरे। और समाज में ऐसी कई सारी समस्याएं होती है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, जो कि समाज के या फिर हम देख रहे हैं भारतीय समाज के विकास में बाधा बनती हैं। इसलिए इन समस्याओं से निपटने के लिए ये सामाजिक कल्याणकारी नीतियां अपनाई जाती है। और जो ये सारी समस्याएं वो कहीं ना कहीं कमजोर वर्गों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, गरीब, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियां आदि। और इनके विकास के लिए कई सारी नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें से ये 4 नीतियां प्रमुख हैं। पहली शिक्षा, यानी शिक्षा का अधिकार। दूसरे स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तीसरा भोजन से संबंधित खाद्य सुरक्षा का अधिकार। और चौथा रोजगार से संबंधित मनरेगा। सबसे पहले हम शिक्षा का अधिकार के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक देश के विकास के लिए। और शिक्षा को हम बच्चों से जोड़कर देखते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। तो अगर हम चाहते हैं कि देश का कल अच्छा हो, तो जरूरी है कि बच्चों का आज अच्छा बनाया जाए। और बच्चों का आज अच्छा शिक्षा के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। और इसीलिए भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21A में 16 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। और इसी प्रावधान को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए सरकार ने 2009 में शिक्षा अधिनियम बनाया, जिसे कि 2010 में लागू किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली तो यही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और ऐसे अशिक्षित बच्चों जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं, उनको चिन्हित करने की जिम्मेदारी स्कूली प्रबंधन समिति और स्थानीय निकायों की होती है। और इसके अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल है, उनको गरीब वर्गों के बच्चों के लिए अपने स्कूल में 2% सीट आरक्षित करनी होती है। और अगर किसी बच्चे को अपनी 6 साल की उम्र में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद वो जब भी एडमिशन कराता है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको उस क्लास में एडमिशन मिल सकता है। और अगर 14 वर्ष तक कोई व्यक्ति या फिर बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके बाद भी वे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सकता है, 14 साल की उम्र के बाद भी। और इसके अंदर अगर स्कूल बदलना चाहता है कोई, तो उसका भी अधिकार है। और जब ये अधिनियम लागू हुआ, तो उसकी 3 साल के अंदर अंदर जो प्रदेश सरकार यानी राज्य के सरकार हैं, वो अब जहाँ पर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल बनाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके अंतर्गत अब घर से 1 किलोमीटर दूर पर प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है और 3 किलोमीटर दूर पर सब प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है। और इसके अंदर शिक्षा विद्यार्थी का अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई स्कूल या वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, जितनी उनकी फीस होती है उससे ज्यादा किसी बच्चे से अगर फीस मांगी जाती है, तो उस स्कूल को उस फीस का 10 गुना अधिक जुर्माना लगेगा। और अगर एडमिशन के लिए किसी बच्चे के पास जरूरी कागजात या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके बिना भी एडमिशन
हो सकता है, उसके लिए उसके बिना एडमिशन को रोका नहीं जाना चाहिए। और इस अधिनियम से संबंधित जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ, कार्य हैं, उन सब का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है और जो राज्य सरकार है, उनको स्कूल बनाने के लिए तकनीक और साधन उपलब्ध कराती है। और लेकिन इन सारी सुविधाओं या जो प्रावधान ये दी गई हैं, विशेषताएँ, इसके बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएँ थी, जिससे कि इस शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा था, किया जा सका। और कई सारे स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इसके कई कारण हो सकते थे। तो उन समस्याओं का सरकार ने अ, पहचान की और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाए, जिसमें से एक है मिड डे मील। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं या गरीब लोग हैं, उनकी प्राथमिक आवश्यकता यही होती है कि वो उनको भोजन मिल सके, उसके बाद ही वो कुछ और सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये मिड डे मील की योजना स्कूल में लागू की गई, जो 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे कुछ ना हो तो कम से कम भोजन के लिए तो स्कूल जाएँ ही। और इसके अलावा जो छात्राएँ हैं, उन लड़कियाँ हैं, उनका अनुपात भी स्कूल में कम था। क्यों, उसकी भी कई समस्याएँ थी, जैसे कि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं था, ख़ासकर कि अलग टॉयलेट्स नहीं था छात्र और छात्राओं के लिए। तो इसके लिए छात्र और छात्रों के लिए अलग-अलग टॉयलेट्स बनाया गया, ताकि छात्राएँ भी सुविधाजनक टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकें और इसीलिए स्कूल जा सकें। और इसके लिए छात्राओं को कई सारी वस्तुएँ या फिर कई चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि अगर उनने एलिमेंट्री पास कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया या फिर 12th पास कर ली, तो उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं या फिर जैसे साइकिल जैसी देने की योजनाएँ चलाई गई हैं, ताकि घर वाले उनको स्कूल में पढ़ाएँ, उनको जल्दी से स्कूल से ना निकालें। जैसे कि इसमें एक लाडली योजना भी है, जो कि 12वीं पास करने के बाद लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से भारत के कई लोग बीमारियों से मारे जाते हैं। और बीमारियों के लिए या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ गरीबी से संबंधित होती हैं, जैसे कि गरीबी और अशिक्षा को हम समझ सकते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास स्वच्छता या स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा नहीं होती है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए, स्वच्छता को कैसे मेंटेन किया जाए, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। और एक समस्या ये है कि उन लोगों के पास, गरीब लोगों को स्वच्छ पानी, पीने के पानी का अभाव होता है, जिसकी वजह से भी कई सारी बीमारियां होती है, जैसे डायरिया, हैजा। और गरीब लोगों के बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। और इन लोगों के पास अपने इलाज के लिए पर्याप्त धन भी नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं होती है, जो कि गरीब या अमीर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये किसी में भी पाई जा सकती हैं। भले ही जो अमीर लोग हैं, वो अपने इलाज के लिए पर्याप्त धन अपने पास रखते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य मिशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो बीमारियों का उपचार करे, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को ये बताए कि अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कैसा रखा जाए, ताकि आप बीमार ही ना पड़े। तो इसके लिए लोगों को, सभी को जागरूक करना आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। और इसीलिए इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 की स्थापना की थी, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और इसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें से पहला है आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं या फिर मध्य वर्गीय लोग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का उसकी सुविधा होती है, जिसके द्वारा वो अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरा है नेशनल हेल्थ स्टेट, जिसके अंतर्गत ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है लोगों को, जिसमें लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, 13 to 19 किशोर अवस्था, उनसे संबंधित भी उनके लिए भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती हैं उम्र के साथ, जो उनके शरीर में बदलाव आते हैं, तो उनके लिए उनको जागरूक किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें
स्वच्छता के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जाता है और इसके अंतर्गत ही जो गरीब लोग हैं या फिर उनको उनके घर में टॉयलेट बनाने के लिए उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, अभी भी दिए जा रहे हैं। और 5वां है मिशन इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत जो 0 से यानी कि जो नवजात शिशु हैं, उससे लेकर 2 साल के शिशुओं को फ्री टीकाकरण की सुविधा दी गई है। और है नेशनल जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी डिलीवरी के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। 7वां है नेशनल टोबैको कंट्रोल। जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो टोबैको का सेवन ना करें। इसके लिए हम देख सकते हैं कि टीवी पर भी हमेशा या चलता ही रहता है इसके बारे में